हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकल स्टडी सर्कल में। आज हम स्टैटिक जीके की क्लास करेंगे। स्टैटिक जीके में हम 2-3 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश एवं भारत के राज्य, जिसकी कौन से देश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो स्टैटिक जीके में आज हमारा चैप्टर होगा भारत एवं विश्व के खेल। आज हमारा जो टॉपिक है भारत एवं विश्व के खेल। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला जो खेल है ओलंपिक। सबसे पहले हम ओलंपिक को पढ़ेंगे। ओलंपिक की शुरुआत जो मानी जाती है वो 776 ईसा पूर्व। इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व यूनान के एक देवता थे। यूनान के एक देवता थे यूनानी देवता ज्यूस। यूनानी एक देवता थे ज्यूस, जिनके सम्मान में सर्वप्रथम ओलंपिया शहर ओलंपिक खेल जो प्राचीन काल में कहें तो इनकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में एक यूनान के देवता थे ज्यूस, जिनके सम्मान में इन खेलों का आयोजन हुआ था ओलंपिया शहर में हुआ था। लेकिन जो आधुनिक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है अक्सर कर कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान में एक जगह है एथेंस। ये जगह कहाँ पड़ती है? तो यूनान में एथेंस नामक जगह पर में हुई थी। आधुनिक अगर ओलंपिक की बात करें तो इसकी शुरुआत 1896 में यूनान के एक एथेंस जगह है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और किसी भी खेलों के आयोजन को कराने के लिए कमेटियाँ बनती हैं। इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? आईओसी का जो गठन हुआ था 1800
1894 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है 1894 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में एक जगह है लुसाने। लुसाने कहाँ पड़ता है ये? तो स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक, इसकी शुरुआत 776 ईसा पूर्व में यूनान में ओलंपिया शहर में, यूनान के उस समय के एक देवता थे ज्यूस, जिनके सम्मान में की गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में यूनान में ही एक जगह है एथेंस। तो एथेंस नामक जगह पर इसकी शुरुआत हुई थी। इसके लिए ओलंपिक कब होने हैं, क्या समय है, कहाँ पर होंगे, इसके डिसीजन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। तो कमेटी का नाम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड एक देश है जिसमें एक स्थान है लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करते हैं हम ओलंपिक ध्वज के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक ध्वज किसी भी आप संस्था कह लें या कोई भी संगठन एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो अपना ध्वज रखता है। तो इसका भी एक ध्वज है, यह है। इसका जो बैकग्राउंड है यानी कि जो ध्वज का कलर जो है, रंग है, यह सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद रंग का है, सफ़ेद रंग का है। इसकी स्वीकृति जो मिली थी वो 1913 में 1913 में इसे स्वीकार किया गया। 1913 में इसे स्वीकार किया गया, लेकिन 1920 में 1913 में इसे स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन 1920 में इसे पहली बार फहराया गया। 1920 में ध्वज 1920 में जो ओलंपिक हुए थे, बेल्जियम में एक जगह पड़ती है एंटवर्प, बेल्जियम में एक जगह पड़ती है एंटवर्प। तो 1920 में एंटवर्प में सर्वप्रथम यह ध्वज फहराया गया था, सर्वप्रथम फहराया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज का कलर रंग कौन सा है, तो सफ़ेद। यह कब स्वीकार किया गया था? तो 1913 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक में ध्वज सर्वप्रथम कब फहराया गया था, तो 1920 में। किस ओलंपिक में? तो बेल्जियम एक देश पड़ता है। अगर देश का नाम पूछे
तो बेल्जियम, और अगर प्रॉपरली स्थान का नाम पूछे तो एंटवर्प। एंटवर्प में सर्वप्रथम ध्वज को फहराया गया था, लेकिन इसकी स्वीकृति कब मिली थी? तो 1913 में। ध्वज में 5 व्रत बने हुए हैं। 5 व्रत किस प्रकार हैं? छल्ले टाइप। पांच व्रत छल्ले टाइप बने हुए हैं। इसके पीछे सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग पर ही 5 छल्ले बने हुए हैं। ये जो छल्ले हैं किसका प्रतीक है? ये जो छल्ले हैं या व्रत कह लें, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ओलंपिक ध्वज में जो व्रत या छल्ले बने हुए हैं यह किसका प्रतीक है? तो ये महाद्वीपों का प्रतीक है। महाद्वीप किसका प्रतीक है? तो महाद्वीपों का प्रतीक है। इनके कलर हैं, 5 कलर हैं इनके। ये पीला जो कलर है, यानी कि पीले कलर का जो व्रत है, यह किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो एशिया। एशिया महाद्वीप। काला किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। इसके बाद हरा जो सिंबल है वो किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक क्या है? तो हरा। इसके बाद एक है लाल जो है वो अमेरिका महाद्वीप, यानी कि दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इन दोनों का कौन सा है? तो लाल, अमेरिका। इसके बाद एक कलर बचता है नीला। कौन सा कलर है? नीला कलर जो है वो यूरोप। नीला किसका प्रतीक है? तो यूरोप का। ये हो गए हमारे ध्वज की बात। यह सफ़ेद रंग का है। 1913 में इसे स्वीकार किया गया था, लेकिन पहली बार कब फहराया गया था? तो 1920 में। कहाँ पर फहराया गया था? तो बेल्जियम में एक जगह है एंटवर्प। इसमें 5 व्रत बने हुए हैं। इस जो ध्वज है इसमें 5 व्रत बने हुए हैं जो 5 कलर के हैं। ये 5 जो व्रत हैं किसका प्रतीक है? तो 5 महाद्वीप, यानी कि महाद्वीप सभी आ जाते हैं इसमें। एक छूट जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 2 पार्ट्स हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन एक ही में आ जाते हैं दोनों। तो 5 महाद्वीपों 5 जो व्रत बने हुए हैं ये किसका प्रतीक है? तो महाद्वीपों का। ये 5 कलर के हैं, अलग अलग कलर के हैं। जो पीला व्रत है वो किसका प्रतीक है? तो एशिया का। जो काला व्रत है वह किसका प्रतीक है? अफ्रीका का। नीला व्रत जो है वह यूरोप का, और जो हरा व्रत है वह ऑस्ट्रेलिया का, और लाल व्रत है वो है अमेरिका का। अब इसका दूसरे की बात करते हैं, ओलंपिक मशाल की। मशाल से भी क्वेश्चन बनता है। ओलंपिक मशाल की शुरुआत जो हुई थी वो 1928 में। 1928 में इसकी शुरुआत नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम। कहाँ जगह पड़ती है? तो नीदरलैंड।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में जो मशाल प्रयोग की जाती है, जो जलाई जाती है शुरुआती समय में, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नीदरलैंड में एक स्थान पड़ता है एम्स्टर्डम। कब हुई थी? तो 1928 में। लेकिन यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा आधुनिक, जो वर्तमान में ज्योति जलती है वह कहाँ से शुरू की गई थी या कब शुरू की गई थी? जो आधुनिक जलती है, तो आधुनिक जो ज्योति है, आधुनिक ज्योति, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1936 में। 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बर्लिन में। बर्लिन। मशाल से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली बार मशाल का प्रयोग कहाँ हुआ था, किस ओलंपिक में हुआ था, तो 1928 में नीदरलैंड में एक जगह है एम्स्टर्डम, वहाँ पर पहली बार मशाल का प्रयोग किया गया था ओलंपिक में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आधुनिक जो ज्योति है, आधुनिक ज्योति जो जलाई जाती है, वह उसकी शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? तो 1936 में बर्लिन नामक स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन और है, यहाँ अधिकतर पूछा जाता है, पहले इस खेल में महिलाएं शामिल नहीं हुआ करती थी। पहले इसमें महिलाएं शामिल नहीं हुआ करती थी, लेकिन सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में सर्वप्रथम महिलाओं का प्रवेश किया गया। सर्वप्रथम महिलाओं का प्रवेश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओलंपिक में सर्वप्रथम महिलाओं का प्रवेश कब किया गया था, तो सन 1900 में। आप जानते होंगे ये दो प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और, यहाँ लिख रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन जो होते हैं वो प्रमुख बड़े शहरों में होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में होते हैं बड़े शहरों में, और ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। और शीतकालीन जो ओलंपिक है वह ठंडे स्थानों पर होते हैं, ठंडे स्थानों पर होते हैं। ये ओलंपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। आप लोग एक बार इसका जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लोग रिटर्न करना चाहते हैं वो रिटर्न कर लें जल्दी से, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया है, अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, इनकी शुरुआत, पहले जो इनका सुझाव दिया था वो 1891 में जे एसले नामक एक व्यक्ति थे, जे एसले,
जे एसले ने सर्वप्रथम इनका सुझाव दिया था, लेकिन 1908 में एक दूसरे व्यक्ति थे, कुम्बस, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं को केवल पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे कुम्बस ने भी राष्ट्रमंडल खेलों का सुझाव दिया, और जो कहीं न कहीं ब्रिटिशों के उपनिवेश रहे हैं, जिन देशों पर ब्रिटिशों ने अपना शासन किया है, तो उन देशों के लिए इन खेलों का सुझाव दिया जा रहा था। अब बात करते हैं सर्वप्रथम ये खेल कहाँ पर हुए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1930 सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वो सर्वप्रथम 1930 में कनाडा में एक जगह है हैमिल्टन। कहाँ है? कनाडा में एक जगह है हैमिल्टन। सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन, आधुनिक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। लेकिन उस समय इसका नाम जो 1930 में इसका नाम जो इसके नाम था वो राष्ट्रमंडल ना होकर ब्रिटिश एम्पायर के नाम से 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। लेकिन 1954 में इसका नाम परिवर्तित कर 1954 में इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। एक और नाम मिलता है राष्ट्रमंडल या फिर राष्ट्रकुल भी नाम मिलता है इसका, राष्ट्रकुल खेल। अगर आपसे पूछा जाए कि 1930 में जब सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तो उस समय इन खेलों का क्या नाम था, तो उस समय इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर के नाम से ये शुरू हुए थे। लेकिन 1954 में इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। आपको मैंने बताया है कि जो कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन थे, जो देश ब्रिटिशों के अधीन रहे वही देश इसमें भाग लेते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर था उस समय। बाद में 1954 में इसका नाम परिवर्तित कर राष्ट्रमंडल खेल रखा गया। और पॉइंट हैं 2-3। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इसका जो आयोजन है प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, यानी 4 वर्ष के बाद पुनः होता है। दो ओलंपिक के मध्य होता है, यानी कि फर्स्ट ओलंपिक और सेकंड ओलंपिक के बीच में इसका आयोजन होता है। ऐसा टाइमिंग जो है वो सेट कर रखा है, उसी वर्ष के अंतराल पर इसका आयोजन होता है। 2 ओलंपिक के मध्य होता है।
दो ओलंपिक खेलों के मध्य होता है। राष्ट्रमंडल खेल 1891 में जे एस्ले नामक एक व्यक्ति थे, सर्वप्रथम इन्होंने सुझाव दिया था। उसके बाद 1908 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे कूम्बस। कौन थे? कूम्बस। इन्होंने भी राष्ट्रमंडल खेलों का सुझाव दिया था। और कौन कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं? तो ब्रिटिशों के जो अधीन रहे वही देश। सर्वप्रथम इनका आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1930 हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में। लेकिन उस समय इनका नाम क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर। 1954 में राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश एम्पायर का नाम चेंज करके क्या रखा गया? राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल खेल। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। ये दो ओलंपिक खेलों के मध्य होते हैं। अब हम बात करते हैं एशियाई खेल। एशियाई खेल इनकी शुरुआत 4 मार्च 1951। एशियाई खेलों की शुरुआत जो हुई थी एशियाई खेलों की शुरुआत 4 मार्च 1951 को हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली, भारत। सर्वप्रथम जो इनका आयोजन हुआ था एशियाई खेलों का, कहाँ हुआ था? तो भारत में, नई दिल्ली में। इन खेलों में, एशियाई खेलों के अंतर्गत वही देश भाग लेते हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसमें एशिया महाद्वीप के देश ही भाग लेते हैं और कोई इसमें भाग नहीं लेता है। एशियाई खेलों में सिर्फ एशिया महाद्वीप के ही देश भाग लेते हैं। इसके प्रतीक चिन्ह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूर्य। अगर परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चमकता हुआ सूर्य किन खेलों का प्रतीक है, तो एशियाई खेलों का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल 1891 में जे एस्ले ने सर्वप्रथम सुझाव दिया था। 1908 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे कूम्बस, जिन्होंने सुझाव दिया था कि जो देश ब्रिटिशों के अधीन रहे उन्हें इन खेलों का आयोजन होना चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम 1930 में इन खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 हैमिल्टन, कनाडा में हुआ था। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर। 1954 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और राष्ट्रमंडल खेल रखा गया, या इसे राष्ट्रकुल खेल भी कहते हैं। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। दो ओलंपिकों के मध्य होते हैं। उसके बाद एशियाई खेल, इनकी शुरुआत 4 मार्च 1951 को हुई थी। नई दिल्ली, भारत में हुई थी इनकी शुरुआत। इसमें एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं सिर्फ वही हिस्सा लेते हैं। एशियाई खेलों में सिर्फ वही देश हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। एशियाई खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है वह चमकता हुआ सूर्य है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खेल जिनसे खिलाड़ियों की संख्या पूछ ली जाती है या
जो उनके एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो हम जानेंगे। जैसे क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि पोलो, खो खो, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो एक बार जो लोग नोट कर चुके हैं, जो लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। कौन से खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। नंबर 1 है क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, पोलो, कबड्डी, उसके बाद है खो खो। क्रिकेट का जो जन्मदाता माना जाता है वो इंग्लैंड को। क्रिकेट का डायरेक्ट लिखते हैं, इसका जन्मदाता, यानी कि जहां इसका जन्म हुआ है, पहली बार जहां यह खेला गया, जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को माना जाता है। इंग्लैंड 1877 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच प्रथम टेस्ट हुआ था। क्वेश्चन बनता है, इसे डिटेल में पढ़ा रहे हैं। प्रथम टेस्ट जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड 1971 में। 1971 में प्रथम एक दिवसीय जो खेल हुआ था वो भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। 1975 प्रथम विश्व कप। 3 पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है। इसका जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है? तो इंग्लैंड। क्रिकेट में जो टेस्ट मैच होते हैं, टेस्ट मैच पहली बार टेस्ट मैच कब हुआ था? तो 1877 में। और किस किस के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। प्रथम जो एक दिवसीय मैच है वह 1971 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। 1972 में प्रथम विश्व कप, यानी कि पहली बार सभी देश आपस में, विश्व कप में क्या होता है, जितने भी देश की टीमें हैं, क्रिकेट टीमें हैं, वो सभी खेलती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, और फाइनल मुकाबला होता है, जो जीतता है उसे विश्व कप ही कहते हैं, जिसमें सारी टीमें एक साथ खेलती हों, एक आपस में एक दूसरे से खेलती हैं। तो 1972 में पहली बार विश्व कप हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ी होते हैं। नंबर 2 बात करते हैं हॉकी। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। यह है
भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपके ऑप्शन में हॉकी और मैदानी हॉकी, हॉकी दो तरह की होती है, आइस हॉकी और मैदानी हॉकी। एक तो बर्फ पर खेली जाती है उसे आइस हॉकी कहते हैं, और जो मैदान पर खेली जाती है उसे मैदानी हॉकी कहते हैं। अगर ऑप्शन में मैदानी हॉकी है, अगर ऑप्शन में अगर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसमें अगर ऑप्शन में मैदानी हॉकी है तो आप लोग उसे मैदानी हॉकी को टिक करेंगे, मैदानी हॉकी को टिक करेंगे। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। क्रिकेट में 11, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, बेसबॉल में 9, पोलो में 4, कबड्डी में 15 और खो खो में 9। सबसे ज़्यादा किस खेल में होती है? तो कबड्डी में 15, वॉलीबॉल में 6, फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9, पोलो में 4, कबड्डी में 15, खो खो में 9। प्रमुख जो खेल थे और जो खिलाड़ियों की संख्या थी वो हमने कवर किए। जहाँ से खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, ये 3 खेल ऐसे हैं जिनमें 11-11 है। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ियों की संख्या है, बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, कबड्डी में 15, खो खो में 9, पोलो में 4। सबसे ज़्यादा एक यहाँ पॉइंट आप पोलो में नोट करेंगे कि आधुनिक पोलो, आधुनिक समय में जो पोलो खेला जाता है खेल है, आधुनिक पोलो का जन्म भारत में हुआ था, भारत में हुआ था। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स, जय हिंद।